अस्थमा, जिसे सांस भरना बोला जाता है, दमा बोला जाता है, ब्रीथिंग शॉर्टनेस कहा जाता है, ब्रीथिंग डिफिकल्टीज बोला जाता है और आसान सी भाषा में इन शब्दों में अस्थमा ही बोला जाता है। आखिर ये अस्थमा होता क्या है, किन कारणों की वजह से होता है, इसके लिए क्या क्या कारण जो होते हैं जिम्मेदार होते हैं, इन सब चर्चा करेंगे आज के हम इस वीडियो में। साथ में हम चर्चा करेंगे कि अस्थमा के पेशेंट को, जिसको अस्थमा हो गया है, तो उसे क्या क्या खाना चाहिए, किन किन चीजों का परहेज करना चाहिए और क्या चीजें ज्यादा से ज्यादा खाना चाहिए। और मैं बताऊंगा एक्चुअल कारण, बहुत रोचक जानकारी है आज के इस वीडियो में कि एक्चुअल कारण किस कारणों से हमें अस्थमा डेवलप हो जाता है। तो बने रहिएगा दोस्तों वीडियो में लास्ट तक। मैं डॉक्टर अभिलाष शरणलागत, आप आज वीडियो में देखेंगे अस्थमा से रिलेटेड जानकारी जो बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी रहेगी। तो अस्थमा आखिर होता क्या है, तो अल्टीमेटली एक शब्दों में हम बोले तो अस्थमा एक तरह की एलर्जी होती है। अब एलर्जी कैसे होती है इसको हम आगे और समझेंगे। अस्थमा में क्या होता है, जो हमारी श्वास नली होती है ये सिकुड़ जाती है। सिकुड़ जाने की वजह से हमारी जो श्वास नली है इसमें जो हवा रहती है, जो हमारी ऑक्सीजन रहती है और जो हम श्वास लेते हैं वो लेने में हमें तकलीफ होने लगती है। और तकलीफ होने की वजह से हमारे सीने में अकड़न जकड़न सी लगना, यहाँ भारी भारी लगना, और जब हम सांस लेते हैं तो उस टाइम पे बिसिल मतलब सीटी की आवाज आना या फिर ऐसी आवाज आना, और कई बार खांसी होना। तो ये सिम्टम्स लेके जब होता है तो मतलब हमें अस्थमा का प्रकोप आ गया है हमारे शरीर में, अल्टीमेटली ये कहलाता है। तो एक तरह की एलर्जी हो जाना जिसमें हमारे श्वास नली में सिकुड़न हो जाती है। सिकुड़न आ जाने की वजह से हमें श्वास लेने में तकलीफ होती है, जिसको ब्रीथिंग शॉर्टनेस बोलते हैं। ये हमारा क्या कहलाता है, अस्थमा होना। ये जो रोग होता है सर्दियों में विशेष तौर पर बढ़ने लगता है। अब सर्दियों में बढ़ते ही फिर उसकी और चर्चा करेंगे क्यों आगे बढ़ता है। तो अब इसकी बात कर लें कॉजेस की। तो कॉजेस मतलब इसके कारण क्या है, हमें अगर अस्थमा हो गया है तो ये मल्टीफैक्टोरल डिसीज होती है। मल्टीफैक्टोरल डिसीज मतलब ये आपकी जेनेटिकली भी हो सकती है या फिर आपकी इन्वायरमेंटली भी हो सकती है। जेनेटिकली मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी आपके खानदान में किसी को अगर अस्थमा चल रहा है तो कहीं ना कहीं आपको चांस रहेगा कि आपको अस्थमा का सामना करना पड़े। सेकंड हो गया हमारा इन्वायरमेंटली। इन्वायरमेंटली मतलब किसी हमारे वातावरण के कारण, पर्यावरण के कारण। आपने सपोज क्या हुआ, किसी फॉरेन पार्टिकल से कांटेक्ट में आ गए या फिर किसी ऐसे परागकण के माध्यम से आ गए जिससे आपको एलर्जी हो जाती है। तो एलर्जी हो गई तो आगे चल के कन्वर्ट होकर आपकी अस्थमा में कन्वर्ट हो सकती है। तो ये हमारा कारण हो गया इन्वायरमेंटली। अब इन्वायरमेंटली को थोड़ा सा और आप थोड़ा सा डीपली और समझते हैं। इन्वायरमेंटली मतलब सपोज क्या हुआ, किसी टाइप से फॉरेन पार्टिकल मतलब आपके बाहर वातावरण में किसी भी टाइप के कोई भी पदार्थ या किसी भी टाइप की कुछ चीजें हैं जो हमारे वातावरण में पाई जाती हैं। अब वो हवा के माध्यम से या फिर किस टाइप से परागकण है जो फूलों में पाया जाता है परागकण, ये अगर आपके श्वास नली में जब आपके कांटेक्ट में आता है श्वास नली में, तो हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम होता है, श्वास नली में कोई फॉरेन पार्टिकल्स आया तो उसको पहले आइडेंटिफाई करता है। आइडेंटिफाई करने के बाद बोलता है भैया मैं देखो तू नहीं पहचानता यार, तू है कौन, तू बाहर निकल ले। लेकिन जो फॉरेन पार्टिकल होता है वो भी जिद्दी होता है, वो भी अंदर घुसने के लिए लगातार कोशिश करता रहता है। जब वो अंदर घुस ही जाता है, किसी टाइप से हमारा इम्यून सिस्टम उसको रोक नहीं पाता है और तो थोड़ा सा अंदर घुस जाता है वो, तो हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो खलबला जाता है, उसको गुस्सा आ जाता है, मतलब वो एग्रेसिव हो जाता है। और जब एग्रेसिव हो जाता है तो उसको बाहर निकालने के लिए वो ओवर रिएक्ट करता है। ओवर रिएक्ट मीन द सेंस कि वो बहुत ज्यादा कोशिश करता है, बहुत ज्यादा आवेशित हो जाता है और जो हमारे इम्यून सिस्टम को लगातार बढ़ाने की कोशिश करने लगता है। और जब वो ओवर रिएक्ट करता है, मतलब ओवर रिएक्शन जब हो जाती है, तो उस कंडीशन में हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं इम्यून सिस्टम में, और परिणाम स्वरूप क्या होता है, हमें सांस भरने का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, जिसको हम साधारण सी भाषा में हम क्या बोल देते हैं कि भैया ब्रीथिंग शॉर्टनेस होने लगी, इसे अस्थमा हो गया। अब इसे थोड़ा सा मेडिकल टर्मिनोलॉजी में थोड़ा सा समझ लेते हैं, जिसके अंतर्गत हमारा ल्यूमन क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे श्वास नली में क्या है, इन सबको हम समझते हैं थोड़ा सा और डीपली हमारे साइंटिफिक लैंग्वेज। ल्यूमन क्या होता है, हमारे श्वास नली में पाया जाता है हमारा ल्यूमन, जो किसी टाइप से हमारे श्वास नली को बड़ा करने में, छोटा करने में, सिकुड़ाने में रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये क्या होता है, जब ल्यूमन रिएक्शन हो जाती है तो हमारी जो मसल्स होती हैं तेजी से खिंच जाती है, कहाँ की, हमारी श्वास नली की, जिससे हमारा ब्रोंको कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है। जब किसी टाइप का परागकण या फॉरेन पार्टिकल जब हमारी श्वास नली के संपर्क में आता है तो हमारे ल्यूमन में रिएक्शन हो जाती है और हमारी जो मसल्स होती हैं तेजी से खिंच जाती हैं, जिसे ब्रोंको कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो भी इम्यूनोलॉजिकल रीजन होता है उसे श्वास नली में सूजन आ जाती है और वहां पे म्यूकस कलेक्शन हो जाता है।
जिससे ल्यूमन में एक चेंजेस आ जाता है और उसका साइज छोटा हो जाता है। और यही कारण होता है हमारा अस्थमा का, मतलब इसे हम कहते हैं कि अस्थमा हो गया। तो अब समझते हैं कि अस्थमा के मरीज को क्या ज्यादा खाना चाहिए, क्या ज्यादा नहीं खाना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या ज्यादा खाना चाहिए। तो विटामिन के अंतर्गत सबसे पहले बात करें तो ए सी डी युक्त, मतलब विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी युक्त भोजन बहुत ज्यादा ऐसे पेशेंटों को करना चाहिए। विटामिन ए मतलब जितने भी चिकने दिखने वाले फल होते हैं, जैसे गाजर हो गया, ककड़ी हो गया, इस टाइप जो चीजें हो गई जितनी भी चिकनी रहती हैं, उन सबको अपने को ज्यादा से ज्यादा खाना चाहिए अगर आप अस्थमा से ग्रसित चल रहे हैं तो। विटामिन सी युक्त भोजन मतलब खट्टे फल आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें लेनी चाहिए, जैसे कि आपका नींबू हो गया, आंवला हो गया, इन सब चीजों को आपको ज्यादा से ज्यादा खाना चाहिए अगर आपको अस्थमा है तो। विटामिन डी युक्त भोजन मतलब अंडा हो गया, दही हो गया, इस टाइप जिसमें विटामिन डी पाया जाता है। सूर्य की रोशनी ज्यादा लेना चाहिए, इसमें विटामिन डी पाया जाता है। ऐसी चीजों को आप ज्यादा लेते हैं तो आप इससे सुरक्षित रह सकते हैं। साथ में हरी सब्जियां, साग सब्जियां, शहद, दालचीनी, इन सबका, मेथी, अदरक, इन सबका सेवन आपको ज्यादा करना चाहिए। और अपनी डाइट में आपको तुलसी का सेवन ज्यादा बढ़ाना चाहिए। एक घरेलू उपाय रखते हैं आप, दालचीनी को पीसकर शहद में मिला के रोज सुबह शाम 2 से 3 चुटकी खाली पेट आप इसे ले सकते हैं। साथ में इसको स्वाद के अनुसार और मिलाना हो तो आप तुलसी भी उसमें मिला सकते हैं ताकि वो बेहतरीन रिजल्ट मिले। और साथ में आपको बता दिया कि मेथी, अजवाइन चीजें आपको सेवन करना ही आपको ज्यादा से ज्यादा। अब बात हो जाए क्या नहीं खाना चाहिए, तो अस्थमा के मरीजों को विशेष तौर पर डाइट पे तो बहुत ध्यान देना चाहिए। तो ऐसे पेशेंटों को जितने भी पैक यूज, मतलब जितने भी बॉटल में आते हैं, इस टाइप के पदार्थ कुछ भी नहीं खाना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा तेल मसाला बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, अल्कोहल का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और ऐसे पेशेंटों को एक चीज और ध्यान रखना चाहिए कि ये बिल्कुल ज्यादा खाना ना खाएं, मतलब 1/4 भाग अपने पेट का तो खाली रखें। इससे होगा क्योंकि इससे क्या होता है कि जो हमारा डायफ्राम जो होता है, अगर आपने बहुत ज्यादा खाना खा लिए हैं, बहुत ज्यादा अगर आपका पेट फूल गया है, तो हमारा जो डायफ्राम होता है वो बड़ा होने लगता है। अभी डायफ्राम क्या होता है भैया? डायफ्राम जो हमारी छाती होती है और जो हमारा पेट होता है, इन दोनों को विभाजित करने वाला एक थैली होती है, एक अंग होता है जो हमारे पेट को और जो हमारी छाती को अलग अलग करता है। मतलब क्या होगा, जब आपने बहुत ज्यादा खाना खा लिए तब हमारा डायफ्राम का साइज बड़ा होने लगेगा। और जब डायफ्राम का साइज जब बड़ा हुआ तो उस कंडीशन में हमारे श्वास नली पे उसका दबाव पड़ेगा। और जब श्वास नली में दबाव पड़ेगा तो आपको श्वास लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। इसलिए अस्थमा के मरीज को लगभग 1/4 पेट खाली रखने के लिए बोला जाता है। अब सवाल खड़ा होता है कि इसका परमानेंट ट्रीटमेंट है, तो परमानेंट ट्रीटमेंट के लिए भैया आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। अब ट्रीटमेंट की हम बात करें तो भैया सबसे पहले तो आपको जरूरी है कि अपनी डाइट सुधारें, अपनी सबसे पहले डाइट में सुधार लाएं, अपनी दैनिक दिनचर्या में सुधार लाएं, खान पान में सुधार लाएं। इसके साथ में आपको कुछ योग का अभ्यास करना पड़ेगा, जिसमें स्पेशली तौर पर हम पैशेंट को बोलते हैं, हम ब्रीथिंग की जो हमारी एक्सरसाइज होती है, स्पेशली आलोम विलोम और कपालभाति। आलोम विलोम और कपालभाति आपको दैनिक दिनचर्या में आपको रूटीन में लाना ही पड़ेगा, इससे आपको बहुत हद तक आराम मिलेगा। साथ में जो आपका सोने का तरीका है वो आपको चेंजेस करना पड़ेगा। डेली लाइफ में जो आप दुनिया भर की चीजें खान पान कर रहे हैं उन सब चीजों में आपको सुधार लाना पड़ेगा। बतौर ट्रीटमेंट अगर बात करें तो इसका निराकरण बिल्कुल संभव हो सकता है अगर आप कुछ सावधानी रखते हैं, तो बतौर कंटिन्यू ट्रीटमेंट इसका लेते हैं। तो बतौर ट्रीटमेंट की हम बात करें तो आयुर्वेद में बहुत सारी चीजें जो मैं आपको बताया हुआ कि आप घरेलू उपाय के तौर पर इन्हें ले सकते हैं। विटामिन युक्त भोजन आप ले सकते हैं, इससे आपको बहुत कुछ राहत मिलेगी। मेथी अजवाइन वगैरह ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं, इससे भी आपको राहत मिलेगी। साथों साथ कुछ मार्केट में कुछ पंप्स वगैरह रहते हैं, लेकिन हो सके तो इसको अवॉइड कीजिए। जो पड़े बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो तभी इसे लेने की कोशिश कीजिए, अदरवाइज बिल्कुल इसे अवॉइड कर दीजिए। कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं जैसे डेरिफाइन मार्केट में आती है, इससे आप ले सकते हैं। डेरिफाइन रिटार्ड वगैरह ले सकते हैं आप। इसके साथ में बहुत सारी चीजें जो मार्केट में अवेलेबल है, सॉल्बुटामॉल, एस्थलीन वगैरह, ऐसे आप ले सकते हैं मार्केट में। लेकिन बिना अपने डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल दवाइयां मत लीजिए। आप डॉक्टर से आप कंसल्ट कीजिए, उसके बाद आप दवाई लेना चालू कीजिए। और दोस्तों ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन था, कंप्लीट जानकारी थी मेरी अस्थमा के रिगार्डिंग। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। और कुछ आपके सवाल आते हो कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछिए। थैंक यू।